वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी छात्र यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, यह दृष्टि आईएएस का नोट्स है। मेरा हैंड रिटेन नोट है, मैं ऑफलाइन करता हूँ, उसी को मैं वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। और मैं बता दूँ आप लोगों को, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है उत्तरकालीन मुगल, ठीक है, शासक के बारे में। उसके बाद अभी आ रहा है भारत में यूरोप कंपनी, जितने 5 कंपनी आए इसके बारे में। इसके बाद जो वीडियो आएगा, ये दोनों टॉपिक पर टेस्ट का वीडियो आएगा, जो हमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया, वही मैं आप लोगों को दृष्टि में जो लिया मैं आप लोगों को दूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहे। आपको 3 साल लगातार दृष्टि का जितना भी मैं तैयारी करूँगा, प्लस अगर मेरा निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला फिर भी सारा जर्नी इस चैनल पर रहेगा, ठीक है। आप लोग इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं दृष्टि का नोट्स के साथ, ठीक है। चलिए, मैं आज के वीडियो, ये पार्ट 2 है आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी, भारत में 5 यूरोपीय कंपनी आए थे। पहला पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। अब इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। अच्छा से आप लोग देखिएगा, ठीक है, ठीक है। सब चीज़ समझ में आएगा। दृष्टि का नोट्स है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, और मैं वादा पहले कर चुका था हजारीबाग में जब था कि मैं दिल्ली आऊँगा तो आप लोगों को नोट्स दूंगा। मैं तैयारी कर रहा, आप लोग भी तैयारी कीजिए साथ में, ठीक है। चलिए, पुर्तगाली का जितने भी पहले नाम देख लीजिए, कौन कौन से गवर्नर या कौन कौन मेन किरदार निभाए हैं, उनका पहले नाम, फिर उसके बाद कहानी समझेंगे, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आता है। दिखाएंगे क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसका इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ का ही वीडियो आएगा, ठीक है। देख लो। बार्थोलोमा डियास पहला, वास्को डिगामा, प्रेटो अल्वरेज क्रेवला, फ्रांसिसी डी अल्मेडा, फ्रांसो डी अल्ब्रुक, नीनो डी कुना, ग्रासिया डी नेहरूओ, अल्फांसो डी सूजा। ये आपका मेन किरदार है जो पुर्तगाली कंपनी का, ठीक है। ये सब के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। नाम याद कर लो, नाम याद करना ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये थोड़ा सा मेरा ड्राइंग है। ड्राइंग तो अभी ख़राब है, क्योंकि अभी मैं शुरू में ही अभी थोड़ा भी लगभग ही तैयारी किया हुआ है। मेरा 2-3 साल से, मतलब 2-3 महीना से ही तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी का। तो धीरे धीरे मेरा भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं बताऊँगा कि किस तरह से वास्को डिगामा आते हैं भारत। देखो, यूरोप से ये केप ऑफ गुड होप होते हुए बार्थोलोमा डियाज आता है, केप ऑफ डूब से घुड़ जाता है। लेकिन उसके बाद उसी काम को पूरा कौन करते हैं, वास्को डिगामा। ये पूरे केप ऑफ गुड होप होते हुए ये इंडिया के कालीकट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये मैं बता डायग्राम के माध्यम से, यानी फिगर के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको समझा दिया। अब मैं बात करूंगा कहानी के अनुसार। देखिए, चलिए, जो आपका मेंस प्लस पीटी का ये नोट्स है, ठीक है, अच्छी से देखिएगा। लास्ट में एक मेंस क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा, इसका आपको आंसर लिख के मेंस राइटिंग करके आपको देना है ग्रुप में, जो हम ग्रुप मेरा बना हुआ है, और उसी में मैं भी अपना आंसर भेजूंगा, ठीक है। मेरा किस तरह से मार्किंग हुआ, मेरे को किस तरह से नंबर मिला दृष्टि में, उसी तरह से आप लोग भी देख के तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारत और यूरोप में प्राचीन काल से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था यूरोप देश से, ठीक है। प्रारंभ में इस व्यापार का मार्ग पश्चिमी समुद्री तट से था। पहले समुद्र तट के माध्यम से आता है, लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य से। लेकिन 15वीं शताब्दी में तुर्की द्वारा, यानी तुर्की में द्वारा 8वां साम्राज्य के द्वारा पश्चिमी एशिया और पूर्वी रोमन साम्राज्य के द्वारा अधिकार कर लेने पर इस मार्ग से व्यापार करने को आघात लग गया। मतलब कहने का मतलब है, जो इलाका से, जो स्थल मार्ग से यूरोप देश आके भारत में व्यापार करते थे, उस पर अब किसका अधिकार हो गया, तुर्की का हो गया, ठीक है। तो इसलिए तुर्की यानी 8वां साम्राज्य का रोमन साम्राज्य को हो गया। इसलिए अब यूरोप के जो कुछ देश है वो सोच लिए अब भारत पर तुमको व्यापार करना है, लेकिन कैसे करना है, तब समुद्र मार्ग से करना है। कैसे करना है, समुद्र मार्ग से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं समुद्र मार्ग का सबसे पहले कौन खोज करता है, ठीक है। देखिए, स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार पर रुक जाने के कारण समुद्री मार्ग की खोज पर बल दिया गया। और ये स्पेन के देशवासियों लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो राजा है वो, उनको थोड़ा ये समुद्री यात्रा करना, ये समुद्री चीज़ खोज करना अच्छा लगता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और कहानी समझते धीरे धीरे। देखिए, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविटर, जो राजा क्या नाम है, हेनरी द नेविटर, ने भारत के लिए एक सीधे समुद्र मार्ग की खोज की,
ठीक है। हेनरी अपने व्यापार प्रतिनिधियों को पीछा छोड़ना चाहता था और एशिया एवं अफ्रीका देशों के ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहता था, ठीक है। लेकिन खोजा कौन? वास्को डी गामा। मार्ग खोजा कौन? वास्को डी गामा। लेकिन अगर शासक की बात करेंगे तो हेनरी द नेविगेटर होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। एशिया और अफ्रीका देशों में ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहता था, साथ ही तुर्की एवं अरबी शक्तियों को रोकना चाहता था। पोप अलेक्जेंडर सिक्स ने भी इसका समर्थन किया और 1486 में बार्थोलोमा डियास भारत के लिए निकलता। बार्थोलोमा डियास निकलता है लेकिन केप ऑफ गुड होके फिर वो वापस चला जाता है। लेकिन उसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वो जब निकलते हैं तो वो निकलने के बाद वो मतलब केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो भारत की खोज कर लेते हैं। अब भारत की खोज नहीं करते, समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ के ध्यान रखें। कैसे करते हैं वास्को डी गामा? तो देखो भारत वो 3 बार आते हैं, 1498 में, 1502 में, 1524 में। ये इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं सब चीज़ डिटेल करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी करते जाओ, ठीक है। साओ ग्रेवियर यानी प्रमुख नाविक था इसका, वास्को डी गामा का। पाओलो द गामा उनका भाई था। साओ राफेल चालक था शायद, ठीक है। देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए 4 जहाज और 118 नाविकों को भारत लेकर आता है, जिसमें 3 लोग महत्वपूर्ण थे। साओ ग्रेवियाल, पाओ द गामा यानी कैप्टन था। साओ ग्रेवियाल इसका क्या था? भाई था शायद, सॉरी प्रमुख नाविक था, ठीक है। साओ राफेल चालक था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। वास्को डी गामा कहाँ पहुँचता है? कालीकट यानी केरल पहुँचता है और पहला पुर्तगाली था ये, ठीक है, समुद्री मार्ग से पहुँचने वाला। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद करता है। मनीद बोलो या मजीद, कहीं कहीं लिखा रहता है। और कालीकट पहुँचने के वहाँ के शासक जेमोरियन ने उसका भव्य स्वागत करता है, ठीक है। जब पुर्तगाली भारत आए तो शासक को ईसाई समझा और उन्हें एक मंदिर मिला जिसे पुर्तगालियों ने मरियम्मा की मूर्ति वाला मरियम्मा देवी का मंदिर कहा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखते चलना, एक एक पॉइंट याद करना, ठीक है, कहानी के अनुसार। वास्को डी गामा जिन सब वस्तुओं को भारत से पुर्तगाल ले गया उसे यूरोप में 60 गुना मुनाफा मिला। मतलब जो वो ले गया आने के बाद तो उसको 60 गुना मिला। तो इसी चीज़ का लालच उसको बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे पुर्तगाली भारत आते। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोडो अल्वरेजा क्रेवियाल। ये क्या करते हैं? देखिए, 9 मार्च 1500 ईस्वी को 13 जहाज़ों के साथ ये लिस्बन बंदरगाह से भारत के चला। इसे ब्राज़ील यूरोपीय की खोज करता माना जाता था। ये चलता है लेकिन ये किसका खोज कर लेता है? ब्राज़ील का खोज कर लेता है, ठीक है। कौन? प्रेडो अल्वरेज केवराल, ठीक है। अब आता है फ्रांसीसी डी अल्मेडा। ये होते हैं फ्रांसीसी, मतलब 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मेडाड भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है और यह 1509 तक भारत में रहा। और इसके द्वारा नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर नीति पॉलिसी, ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है, को लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर को नियंत्रित करना था, ठीक है। ये करताज नामक कर वसूलते थे। ये कौन सा कर वसूलते थे? करताज। जिस तीनों नाम अगर दिखाए गए क्वेश्चन में तो समझ लेना, ठीक है। जब मुगलों की शासन व्यवस्था था तो उन्हें भी करताज देना पड़ता था। करताज क्या होता था? जैसे कि समुद्र में परमिशन लेना था, समुद्र में आने जाने का, समुद्र तरफ व्यापार व्यापार करने का, तो ये करताज वसूलता था, ठीक है, टैक्स वसूलता था, ठीक है, एक टैक्स था, ठीक है। अगर पूछा जाए करताज कौन लागू किया था तो आपको याद रखना ये फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये फ्रांसीसियों का फर्स्ट ये क्या था? वायसराय था, ठीक है। ये याद रखना इतना। इसने ब्लू वाटर नीति पॉलिसी को लागू किया था, ठीक है। मेंस प्लस पीटी सारा चीज़ ध्यान में रखना है, सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वो भी दृष्टि का नोट दे रहा हूँ, मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, आप लोग को मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 1509 में ये पुर्तगालियों का नया वायसराय बनकर आता है। कौन? अल्फांसो डी अल्ब्रुक, ठीक है। अल्ब्रुक ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल को पराजित करके गोवा जीत लेता है, जिसके बाद पुर्तगालियों की राजधानी बन गया। अल्ब्रुक को भारत के पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है।
वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए 1503 में काली मिर्च एवं मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों यानी अल्बुर्क ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित। कोठी यानी फैक्ट्री। फैक्ट्री कहने का मतलब उपजाने वाला नहीं, उगाने वाला नहीं, उत्पादन करने वाला नहीं। वहाँ पर वो लोग रहते थे, किलाबंदी करते थे, वहीं पर वो स्टोर जितने भी सामान खरीदते थे उसको स्टोर करते थे और स्टोर करके वो फ्रांस यानी कि फ्रांस वो पुर्तगाल भेजते थे। यानी कोठी कहने का मतलब ये होता था, यानी फैक्ट्री कहने का मतलब। ठीक है, ध्यान में रखोगे, ये चीज़ याद रखना है ना। चलिए आगे देखिए। अल्बुर्क ने भारत में पुर्तगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रेरित किया। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करेंगे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये 1529 से लेकर 38 तक भारत में रहता है। देखिए 1529 में अल्बुर्क के बाद ये नया पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है और 1530 में इसने राजधानी को कोचिंग से गोवा स्थानांतरित कर दिया। पहला राजधानी कोचिंग था, ये कोचिंग से कहाँ कर दिया फिर से गोवा, जो कि 1961 तक राजधानी रहा। आपको याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे बाद में पुर्तगाली ही जाता है भारत से। ठीक है, फिर होता है गार्सिया डी नोरहोन। गार्सिया डी नोरहोन ये होते हैं 1938 में। ठीक है, याद रखना है कि 1938 में पुर्तगालियों का नया वायसराय बनकर भारत आता है। ठीक है, ये नया वायसराय बन के क्या आता है, भारत आता है। इसने सिलोन यानी श्रीलंका में के अधिकांश भाग को कब्जा कर लेता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, सिलोन यानी श्रीलंका का अधिकांश भाग कौन कब्जा करता है, तो ये याद रखना है गार्सिया डी नोरहोन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अल्फांसो डी सूजा के बारे में बात करता हूँ। देखिए 1442 में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आता है। इनके साथ जेसुएट पादरी यानी सेंट जेवियर भारत आता है। सेंट जेवियर, जितना भी सेंट जेवियर नाम का कॉलेज स्कूल है सब यही बनवाया है। सेंट जेवियर किसके द्वारा, किसके साथ आता है, अल्फांसो डी सूजा। देखेंगे सन जेवियर स्कूल, सन जेवियर कॉलेज हजारीबाग में भी देखोगे, झारखंड में, दिल्ली में, बम्बई, बस सब जगह देख रहे हैं। ठीक है, बिहार में जहाँ भी दिख रहा है सब याद रखना। ये सेंट जेवियर बहुत प्रसिद्ध आदमी था। ठीक है, भारत आता है। सेंट जेवियर का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। देखो मैं बोल ही दिया। ठीक है, ये किसके साथ आता है, अल्फांसो डी सूजा। ठीक है, सेंट जेवियर कहाँ का निवासी था, पुर्तगाली का निवासी था। ये सब भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अकबर के दरबार में फादर एक्वाविवा और फादर मंसोरेट पादरी के रूप में भारत आए थे। सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। यानी किसका बात करूँगा, पुर्तगाली 1961 में सबसे बाद में जाता है। पुर्तगालियों का योगदान अब मैं बात करूँ तो ये योगदान तंबाकू खेती के लिए, ठीक है, जहाज़ के निर्माण की तकनीकी, प्रिंटिंग प्रेस, छापखाना, यानी पहला छापखाना 1556 में गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे मैं बात करूँ गॉथिक स्थापित कला की शैली। गॉथिक स्थापत्य की 3 विशेषताएं होते हैं, नुकीला मेहराब, नुकीला गुंबद, रंगीन कांच वाली सजावट। तो ये गॉथिक स्थापित कहने का मतलब होता है नोकीला टाइप के, जैसे मस्जिद जिस तरह का बिल्डिंग दिखता है ना, उस तरह से। कोई नुकीला होता है, कोई गुंबद जैसा होता है ना, रंगीन कांच के जैसा होता है। नेट पे सर्च करना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी गॉथिक स्थापित क्या होता है। ठीक है, चलिए अब पुर्तगालियों का भारत से पतन कैसे हो जाता था। नौसेना का अपेक्षाकृत कमज़ोर होना, ब्राज़ील के साथ व्यापार का विस्तार करना, पुर्तगालियों का धार्मिक दृष्टि से रूढ़िवादी होना, मतलब ये जाद आते साथ ही ये सब भारतीयों को ईसाई बनाना चाहता था, इसके कारण इसका पतन हो जाता है। जब जो भारत में धर्म को छुआ वो पतन होकर यहाँ से चला गया, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करूँगा डच को ये हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हैं। डच के बारे में मैं बात करूं तो ये पुर्तगालियों के मिले व्यापारिक लाभ से प्रेरित होकर हॉलैंड के व्यापारी भारत आते हैं। कब आते हैं भाई, तो 1596 में। कार्नेलिस डी हस्थमान प्रथम डच नागरिक था जो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है, ये नाम याद रख लेना है। और 20 मार्च 1602 को भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो नाम था डच का, लेकिन इसे डच भाषा में क्या बोला जाता था, ब्रेंदेंग ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। दोनों में से कोई भी नाम रहेगा तो याद रखना ये किसका कंपनी था, डच का कंपनी था। ठीक है, और डच संसद द्वारा कंपनी को 21 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। कितने वर्ष के लिए भाई, 21 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए
डच भारत से नील, सोरा यानी बारूद, सूती कपड़ा का निर्यात करते थे। सूती कपड़े के व्यवसाय में डच सबसे ज़्यादा रुचि लेते थे। सूरत सबसे अधिक लाभ का केंद्र था। डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया और पुलिकट को अपना केंद्रीय स्थल बनाया, और पुलिकट से डचों ने अपने सोने के सिक्के ढलवाए, और इन सिक्कों को पेरगोड़ा कहा जाता था। इन सिक्कों क्या कहा जाता था? पेरगोड़ा कहा जाता था। ये भी याद रखना, पेरगोड़ा कहा जाता था। और 1759 यानी 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, ठीक है। यह अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर देता है, और इस प्रकार डच भारत से बाहर कर दिए गए। और वेदरा बंगाल का चिनूसा जिला में स्थित है। डच अधिकारी बहुत भ्रष्ट थे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा यूरोपीय कंपनी का अधिकारी भ्रष्ट थे, तो आपको याद रखना है डच सबसे ज़्यादा भ्रष्ट थे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेन कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में। यूरोप से आने वाली कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी के रूप में स्थापित है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। अंग्रेजों की सफलता में विशेष मुख्यतः 3 बातें थी। ये इनका स्वाभाविक नौसेना था, वाणिज्यवादी दृष्टिकोण था, परिस्थिति अनुसार यथेष्ट निर्णय लेता था। ये जो कंडीशन है वैसा निर्णय लेता। स्वाभाविक इसका नौसेना इसका अच्छा था, ठीक है। नौसेना यानी पानी वाला सेना, जल सेना, ठीक है। और वाणिज्यवादी दृष्टिकोण कहने का मतलब क्या होता है? ये एकदम जो कंडीशन था उसके तरह ये बिहेव करने लग जाता था, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ भारत की आर्थिक समृद्धि के विषय में। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो 1556 से 68 तक 12 वर्ष तक भारत में रहा, यह शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा सिकोह का निजी चिकित्सक था। वर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा था कि भारत एक ऐसा कुआं है जिसमें दुनिया भर से सोना चांदी आकर इकट्ठा होता है और यहाँ से निकालने का मार्ग नहीं है। देखो, ठीक है। और 1580 में ड्रेक नामक अंग्रेज ने पृथ्वी का परिक्रमा पूरा किया। अंग्रेज की नौसेना विश्व में तब सर्वश्रेष्ठ स्थापित हुई जब उन्होंने 1558 में स्पेन के जहाज अर्मेडा पर विजय प्राप्त कर लेता। अर्मेडा पर जब विजय प्राप्त कर लेता तो इसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना माना जाता था। आपको रीजन भी पता है कि भारत में क्यों ये टिका, तो नौसेना कारण, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो चुका था विश्व में, ठीक है। चलिए 1599 में व्यापारियों को एक समूह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है 72 शेयर होल्डर के साथ। मतलब 1 2 नहीं 72 शेयर होल्डर, मतलब 72 लोगों के द्वारा मिल के बनाया जाता है। और दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के अधिकार प्रदान किया, मतलब व्यापार करने के अधिकार दे देता है। विलियम हॉकिंस फारसी का विद्वान जो अकबर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर भारत आता है। और सूरत में फैक्ट्री खोलने की मांग जहांगीर ने आगरा के पुर्तगालियों एवं सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण अस्वीकार कर देता है। वो मतलब सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए मांग करता है लेकिन इसको अस्वीकार कर देता है। लेकिन 1612 में स्वाइल के युद्ध में कैप्टन वेस्ट और हेनरी मिडल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित किया। इस तरह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है। 1611 में मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोठी स्थापित करता है। देखो भाई, करता तो 1611 में है लेकिन ये बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन रियल में स्टार्ट कब होता है? 1602 में। तो क्वेश्चन पढ़ के जवाब दोगे, ठीक है, एग्जाम में, है ना। चलिए 1613 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर थॉमस रो ने भारत आया और इसके आने का उद्देश्य मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापारिक संधि करना था। 1616 में थॉमस रो की जहांगीर से भेंट अजमेर में हुआ और 1619 में थॉमस रो के जाने से पूर्व सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर पर भरचोड़ में ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हो चुका था। कितने जगह? 4-5 जगह स्टार्ट हो चुका था। ये सभी फैक्ट्रियां सूरत के अधीन थी। जहांगीर पहला मुगल बादशाह था जो घड़ी पहना था, घड़ी, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी था, एक बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तीनों के बारे में बात करता हूँ। बम्बई वो कैसे उसको प्राप्त हुआ? देखो बम्बई प्राप्त हुआ
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह होता है, जिसमें पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में दे देता है। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड सालाना भाड़े या किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे भाड़ा पर दे देता है। बम्बई की स्थापना ओंगियर को माना जाता है, जबकि बम्बई के किलेबंदी का श्रेय चार्ल्स ब्रून को दिया जाता है। इस तरह ये बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। अब बात करूँगा मद्रास कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आता है। देखिए 1639 में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करता है और यहाँ एक किलाबंदी फैक्ट्री की स्थापना करता है, जिसका नाम पोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। तो इस तरह से ये मद्रास भी इसके हाथ में आ जाता है। अब मैं बात करूँ बंगाल कैसे आता है, बंगाल पर कहानी है, ठीक है। तो 1651 में सूजा बंगाल का सूबेदार बनता है और 1680 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा कंपनी को चुंगी के दबाव से मुक्त किया और अंग्रेजों को जजिया कर लिया गया। चुंगी कहने का मतलब होता है टैक्स, टोल टैक्स, ठीक है। अब वो बंद कर देता है, व्यापारी था तो वो तो ज़्यादा रास्ता पे वे तो टोल टैक्स बुझो, टैक्स जो लेता है वो बंद कर देता है, लेकिन उसको जजिया कर लागू। अब जजिया कर क्या होता है, जजिया कर वो तो गैर मुसलमानों पर लगाया हुआ कर लागू कर देता है। अंग्रेजों द्वारा जब हुगली के किले बंदी की गई, उसके आसपास के क्षेत्रों को लूट लिया था। 1686 में अंग्रेजों को औरंगजेब से संघर्ष हुआ और अंग्रेज औरंगजेब से पराजित होने के बाद फीवर द्वीप यानी आयरलैंड पर शरण ले लेते हैं। बाद में चौब चारनॉक ने माफ़ी मांग लेता है। अंग्रेज ने पुनः फिर मुगल बादशाह पर घेरा डाला। इस संघर्ष में अंग्रेज़ों की हार हुई। फिर 1690 में जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफ़ी मांग ली, लेकिन जब चारनॉक ने 1690 में सूतानाटी में एक फैक्ट्री स्थापित किया तो 1696 में इसकी किलेबंदी की गई। यह किलेबंदी वर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण उत्पन्न अव्यवस्था से संभव हुआ। फिर 1698 में सूतानाटी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी जॉब नॉर्क ने 1200 रुपये में प्राप्त कर लेता है, मतलब खरीद लेता है। यहीं पर 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम तृतीय के नाम से ये मतलब राजा था वहाँ का, ये इंग्लैंड का विलियम तृतीय, ठीक है। यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और यहाँ पर पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया। आयर बोलो एयर बनाया गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के सभी फैक्ट्रियों को फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए 1717 में मुगल दरबार में एक दूत मंडल फ़र्रुखशहर से भेंट किया। फ़र्रुखशहर एक गंभीर बीमारी से रोगग्रस्त था। अंग्रेज़ों की तरफ से भेजे गए दूत मंडल का नेतृत्व जॉन सूजन ने किया। इसके साथ विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन डॉक्टर था, ख्वाजा सेद नामक द्विभाषी एवं स्टीफेंस नामक एक सहायक कर्मचारी गया था। और हैमिल्टन ने फ़र्रुखशहर को रोग मुक्त कर दिया। इसलिए फ़र्रुखशहर ने खुश होकर एक फरमान जारी किया, जिसमें क्या प्रावधान था, देखो भाई। यहीं से मुगल शासक बर्बाद होते गया, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज़ को छूट मिलता गया, ठीक है। देखो 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना चुंगी को पूरे बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे देता है। फिर किराए पर कलकत्ता के आसपास के ज़मीन इसको दे देता है। हैदराबाद की चुंगी माफ़ कर देता है। फिर मद्रास पर किराए देना अनिवार्य कर देता है। फिर सूरत की चुंगी के बदले 10,000 वार्षिक ले लेता है। मुंबई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति दे देता है, चांदी और तांबे का। तो ये फरमान जारी करता है। यहाँ से मुगल कमज़ोर होता चल जाता है, अंग्रेज़ शक्तिशाली होता चल जाता है। फिर एक आता है वर्ड इंटरलॉफ्स। इंटरलॉफ्स क्या होता है भाई, तो कुछ स्वतंत्र ब्रिटिश अधिकारी भारत में अपना व्यक्तित्व व्यापार करते थे, जिन्हें कंपनी इंटरलॉफ्स कहते हैं, मतलब जो कंपनी से रिटायर हो जाते थे, ठीक है, वो भी आके भारत में व्यापार कर सकते थे। डेनिस, देखिए डेनिस कंपनी का आगमन 1616 में हुआ। डेनिस भारत में राज्य स्थापित करने के महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे और 1620 में ट्रेंकुबार यानी तमिलनाडु में डेनिस कंपनी का व्यापारिक केंद्र खोला गया, जो उन्होंने तंजौर के शासक से प्राप्त करता। लेकिन डेनिस लोगों ने मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, पोर्ट नोवा एवं श्रीरामपुर यानी पश्चिम बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। लेकिन 1745 में डेनिस लोगों ने अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए। लेकिन जाते कब है, 1845, मतलब बेच दिया, अब धीरे धीरे रहा, लेकिन 1845 तक में वो सब चला जाता है।
अब बात करते हैं, एक लास्ट कंपनी है फ्रांसीसी। देखिए ये 1664 में लुई 16वां के वित्त मंत्री कोबाल्ट के प्रयास से फ्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। इसे मतलब फ्रांसीसी में इंडोस ओरियंताल कहते थे। यह कंपनी राज्य या राजा द्वारा खोली गई थी। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री 1668 में फ्रैंको कोरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की गई। कंपनी का उद्देश्य पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना था। क्या था? पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना था। और इस कंपनी का निर्माण पहले से विद्यमान 3 कंपनियों को मिलाकर किया गया था। इसका प्रथम डायरेक्टर डी फाये था। फ्रांसीसियों द्वारा निम्न स्थानों पर फैक्ट्री कोठी स्थापित किया। अब फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ कहाँ फैक्ट्री लागू किया गया था? देखो सूरत में 1667, मछलीपट्टनम में 1669 में, सेंट थोमो 1672 में, माहे 1700 यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिख लोगे 1672 में ही खोला गया था माहे में, ठीक है। फिर पांडिचेरी में 1673 में, चंद्रनगर में 1690 में, मॉरिशस में 1721 में, कराईकल में 1739 में, ठीक है। आइए देखिए, कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के सिफारिश पर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने एक फरमान जारी कर फ्रांसीसियों को सोने एवं चांदी के सिक्के जारी करने का अधिकार दे देता है। और 1660 में वांडियास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। फ्रांसीसी के सेना नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था, जबकि अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व आयरकुट ने किया था। भारत में अंग्रेजों के सफल होने के कारण यहाँ से ये चला जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। फ्रांसीसी केवल व्यापार करता है। अब देखिए भारत में सफल होने के कारण, पहला है भारत समाज का स्वरूप जैसा था वो जान गया। दूसरा कि भारत, ये मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय शासकों के शासन पद्धति एवं मुगल दरबार, इस पर आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना है। अभी क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ लास्ट में। यूरोपीय समाज की एवं ब्रिटिश नौसेना, ब्रिटिश सैन्य संगठन, यूरोपीय समाजवाद एवं पतन एवं वाणिज्य की भूमिका, आर्थिक परिवर्तन की भूमिका, यूरोपीय पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार भूमिका। ये 7 पॉइंट को आपको डील करना है। मैं इसका आंसर में जो चेक हुआ मेरा मैं डाल दूंगा ग्रुप में। इस पे क्वेश्चन है मेंस का। देखो, भारत में अंग्रेजों की सफलता, भारतीय शासन के कमजोर एवं स्वरूप, यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के प्रभाव का परिणाम तथा स्पष्ट करें। 250 शब्द में 15 मार्क्स का लिखना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा आधुनिक इतिहास का देसी क्षेत्रीय रियासत। इससे पहले एक आएगा टेस्ट। 2 टॉपिक में पढ़ा है, दोनों का टेस्ट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।